गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है 24 के लिए, और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम साइंस के प्रश्नों पर और ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निकट दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है और निकट दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता घट जाती है। कौन सा इसमें करेक्ट होगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन है यहाँ पर। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया एक आंख से संबंधित बीमारी है। इसमें लेंस की जो गोलाई है वो बढ़ जाती है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और इसमें लेंस की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है, और फोकस दूरी घट जाती है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, तो केवल पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ये है इसका आंसर। देखिए, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया से ग्रसित जो व्यक्ति है वो नज़दीक की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु उसको दिखाई नहीं देती। और इस दोष में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी जो है वो घट जाती है, और इस कारण वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो यहाँ पर कथन है। पहला स्टेटमेंट है, जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया छोटे बच्चों में होने वाली आंख से संबंधित बीमारी है, और प्रेस बायोपिया के निवारण हेतु वाई फोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में अवतल उत्तल का यूज़ करते हैं, वैसे ही प्रेस बायोपिया के निवारण हेतु वाई फोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूसरा वाला तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो प्रेस बायोपिया है वो वृद्धावस्था में होने वाली आंख से संबंधित बीमारी है, ना कि छोटे बच्चों में। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, तो केवल भी इसका आंसर हो जाएगा, केवल दो। तो जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया जो वृद्धावस्था में होने वाली एक आंख से संबंधित बीमारी है, ना कि छोटे बच्चों में। और प्रेस बायोपिया में वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता जो है वो घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, ना निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। उसके निवारण हेतु बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। विद्युत धारा अदिश राशि है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक ओम है। विद्युत धारा एक सदिश राशि है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक ओम नहीं है, बल्कि एम्पियर है। तो गलत है पहला स्टेटमेंट, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, तो केवल एक ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है, और विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ओम बोल रहा है वो। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कार्बन पेपर के आविष्कारक थे कौन? कार्बन पेपर के आविष्कारक कौन थे? रॉल्फ वेजवुड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, कार्बन पेपर के आविष्कारक रॉल्फ वेजवुड थे, और इनका संबंध जो है वो इंग्लैंड से था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 1952 में किया था, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। देखिए, हाइड्रोजन बम बिल्कुल नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और नाइट्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर। तो ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। सॉरी, परमाणु बम, नाइट्रोजन बम बोल दिया। जो हाइड्रोजन बम है वो परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना तक अधिक शक्तिशाली होता है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, और मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। कौन सा करेक्ट होगा इसमें? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में यानी मॉडरेटर के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो पहला वाला करेक्ट है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देते हैं। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, यदि नमक को जल में मिलाया जाता है तो जल के पृष्ठीय तनाव में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होगा? घट जाता है, बढ़ जाता है, जीरो हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन बोलते हैं इसको। यदि नमक को जल में मिलाया जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। ठीक है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि जैसे कोई ठहरा हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, तो उसको गिराने की या साफ़ रखने की सलाह दी जाती है, ताकि मलेरिया ना फैले, डेंगू ना हो।
ठीक है, उसमें क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई पानी है या कूलर में जो पानी जमा होता होता है तो उसमें क्या करते हैं, मिट्टी का तेल या फिर पेट्रोल डालने की सलाह दी जाती है, जिससे पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है उससे, और मच्छर का जो लार्वा होता है वो डूबकर मर जाता है, जिससे पनप नहीं पाते। ये संकल्पना है, इसको पढ़ सकते हो आप। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये है सही सुमेलित कौन सा नहीं है वो ढूंढना है इसमें। टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। डेंगू, जुकाम और इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली, सामान्य त्वचा रोग फंगस से होने वाली, और निंद्रालु व्याधि लीशमानिया प्रोटोजोआ से। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार मैंने कराया सीरीज़ में। टाइफाइड बिल्कुल साल्मोनेमा टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, तो बैक्टीरिया है। डेंगू हो गया, खांसी जुकाम इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरल से होता है। ठीक है, डेंगू जो है एंडीज़ फैलाता है उसको, वायरल है, ये वायरस है। सामान्य त्वचा रोग फंगस, सही है। निंद्रालु व्याधि प्रोटोजोआ से तो होती है, लेकिन लीशमानिया प्रोटोजोआ से नहीं होती। ठीक है, देखिए मलेरिया, काला आजार, ये प्रोटोजोआ से। निंद्रालु व्याधि भी प्रोटोजोआ से, लेकिन लीशमानिया जो मलेरिया है, जो काला आजार है, वो लीशमानिया प्रोटोजोआ से होती है, जबकि निंद्रालु व्याधि जो है वो ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से होती है। ये सब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। मलेरिया हो गया, ठीक है, काला आजार हो गया, निंद्रालु व्याधि हो गया। निंद्रालु व्याधि ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ, और मलेरिया काला आजार वो लीशमानिया प्रोटोजोआ। और मलेरिया को फैलाता कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे ध्वनि तरंगों के बारे में। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे भी हैं, यानी मैकेनिकल वेव्स। क्या दोनों के दोनों सत्य हैं? ये ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य हैं, अनुप्रस्थ हैं? अनुदैर्ध्य हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स भी हैं, तो सी है इसका आंसर। देखिए, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, और ये निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। यदि इनका संचरण करना है तो मीडियम की आवश्यकता होगी, माध्यम की आवश्यकता होगी। 10वां प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज पूछ रहा है। खोज किसने की थी? हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जिसकी बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने व्याख्या की। और आवृत्ति के एसआई मात्रा का नाम इन्हीं के सम्मान में जो है हर्ट्ज रखा गया। ठीक है, बाद में व्याख्या कौन कर रहे हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन। और हर्ट्ज ने, यानी हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने ही जे.सी. मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रयोग की पुष्टि की। तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ध्वनि का वह लक्षण जिससे उसके मोटे या पतले होने का निर्धारण होता है, क्या कहलाता है वो? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, तारत्व यानी पिच, तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ, या इनमें से कोई नहीं? ध्वनि का मोटा या पतला होना वो तारत्व कहलाता है, यानी पिच कहलाता है। बी है इसका आंसर। देखिए, ध्वनि का वह लक्षण जिससे उसके मोटे या पतले होने का निर्धारण होता है वो तारत्व यानी पिच कहलाता है। और दूसरे शब्दों में, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं, पिच कहते हैं। यदि आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी उच्च है तो तारत्व भी उच्च होता है, तथा आवृत्ति निम्न है तो तारत्व यानी पिच भी निम्न होगा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी हाई है तो पिच हाई, फ्रिक्वेंसी लो है तो पिच लो। 12वां प्रश्न है, ध्वनि की चाल के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा? ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, और ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल घटती जाती है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। देखिए, ध्वनि की चाल का बढ़ता क्रम ये होगा, ठोस सबसे पहले ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। तो सही है दूसरा वाला स्टेटमेंट। ठीक है, ठोस से द्रव की ओर घटती जाती है। पहला वाला भी करेक्ट है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, बहुत कम होती है। और माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। तीनों के तीनों करेक्ट हैं, ये डी है इसका आंसर, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। तो ध्वनि की चाल जो है प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है। और ध्वनि की चाल का बढ़ता हुआ अगर हम क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा, देखिए घटता हुआ हो गया है। ठीक है, बढ़ता हुआ नहीं, ये घटता हुआ हो गया, क्योंकि सर्वाधिक होती है ठोस में, उसके ये अवरोही क्रम हो गया, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम बनेगा गैस के बाद द्रव, द्रव के बाद सर्वाधिक ठोस, तो ये घटता हुआ क्रम है।
माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तीसरा वाला भी सही है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, ज्योग्राफी का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। विसुबियस एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है और ये भूमध्य सागर में स्थित है, कौन सा इसमें सही होगा? प्रसुप्त है या एक्टिव वोल्केनो है? ये प्रसुप्त ही है, भूमध्य सागर में स्थित है, सी है इसका आंसर। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। देखिए, जिस ज्वालामुखी में निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, उसको बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। भूमध्य सागर में स्थित विसुबियस और जापान का जो फ्यूजियामा है वो प्रसुप्त ज्वालामुखियों के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14 ज्योग्राफी का सवाल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। सिरोको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है और इस हवा को मिस्र में खमसिन के नाम से जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहीं एलिमिनेट हो सकता है कि गर्म है या ठंडी, लेकिन यह गर्म ही है तो करेक्ट है, सिरोको। और मिस्र में खमसिन के नाम से इसको जाना जाता है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, सिरोको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली एक गर्म हवा है और जब यह भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है, यानी ह्यूमिड हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इस हवा को मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबिली, ट्यूनीशिया में चिली, मैड्रिया में लेस्ट, इटली में सिराको, स्पेन में लेवेक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न, वर्ल्ड ज्योग्राफी। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो शांत ज्वालामुखी है वो एंकाकागुआ एंडीज पर्वतमाला में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो ओजस डेल सेलाडो भी है, ओजस डेल सेलाडो है और ये भी एंडीज पर्वतमाला में ही स्थित है। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो शांत ज्वालामुखी है वो एंकाकागुआ एंडीज पर्वतमाला में, और विश्व की ही सबसे ऊंचाई पर स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो है ओजस डेल सेलाडो, वो भी एंडीज पर्वतमाला में ही स्थित है। ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है और कुल मिलाकर यह पर्वतमाला 7,000 किलोमीटर लंबी है और लगभग 200 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। ठीक है, लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा, सागर माला, इंडोचीन, गहिर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट है गहिर माथा भी। गहिर माथा क्या है? देखिए, पहली बात तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब गहिर माथा को देख लेते हैं। गहिर माथा एक समुद्री जीव अभयारण्य है, यह भारत के उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है और यह उड़ीसा का एकमात्र समुद्री अभयारण्य है। यह ओलिव रिडले टर्टल यानी ओलिव रिडले कछुए के लिए बहुत प्रसिद्ध है और ये ओलिव रिडले कछुए यूपीएससी सिविल सेवा के फेवरेट हैं। पिछले 7 वर्षों में 2 बार प्रश्न बन चुका है इन पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए, 1956 में किस देश के द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो पहला तो प्रश्न यही है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1956 में, 1956 में, और मिस्र ने किया। और एक प्रश्न यह है, निर्माण कब हुआ? सुएज नहर का निर्माण हुआ 1869 में, 1956 में मिस्र के द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें असत्य होगा आप बताना है। देखिए, चक्रवात और प्रति चक्रवात यानी साइक्लोन एंटी साइक्लोन इंपॉर्टेंट है। यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दो 0 डिग्री, ये इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। अब जो साइक्लोन यानी चक्रवात यहाँ पर भी आता है, चक्रवात यहाँ पर भी आता है, फिर इसका उल्टा क्या होता है? प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात यहाँ पर भी आता है, प्रति चक्रवात यहाँ पर भी आता है। जब ऊपर चक्रवात आएगा तो उसकी जो दिशा होगी, हवा की दिशा, वो होगी वामाव्रत। ठीक है, यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में।
और इसमें होगी घड़ी की सुइयों की दिशा में। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। जो चीज़ ऊपर हो जाएगी ना चक्रवात की, उसकी उल्टा नीचे होगी, ठीक है। जो प्रति चक्रवात की नीचे हो जाएगी उसकी ऊपर उल्टा उल्टा हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट है, चक्रवात में वायु के चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में होती है। और टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून आदि चक्रवात के उदाहरण हैं। बिल्कुल, टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून चक्रवात के तो उदाहरण, लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट गलत है और गलत ही ढूंढना अपने को, तो ये है इसका आंसर। क्योंकि चक्रवात यानी साइक्लोन में वायु के चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, इस वाले गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है, ऐसे। और यहाँ लिखा है घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, वही अपना आंसर होगा। तो सही क्या हो जाएगा, चक्रवात में यानी साइक्लोन में वायु की जो दिशा होगी वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। अब यही चीज़ दक्षिणी गोलार्ध में चले जाओ, ठीक है, तो उल्टा कर दोगे उसकी, ठीक है। यही चीज़ चक्रवात प्रति चक्रवात में चले जाइए तो प्रति चक्रवात चक्रवात का उल्टा हो जाएगा। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हवा को डॉक्टर हवा कहा जाता है? सिमुम, सिराको, हरमट्टन, ब्लैक रोलर। डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाती है कौन सी, हरमट्टन या सिरोको? देखिए, ब्लैक रोलर नहीं है, सिमुम नहीं है, डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है हरमट्टन, ऑप्शन नंबर सी। तो हरमट्टन सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है और यह पवन या हवा सहारा से गिनी तट की ओर बहती है और गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है, ठीक है। देखिए, इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF भी प्राप्त कर सकते हो, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। ये 20 प्रश्न थे जनरल साइंस के और वर्ल्ड ज्योग्राफी के। धन्यवाद।